Hello and welcome to GoPro Educare. I am Sachin Mishra and today I am talking about the PGT exams conducted by APPSC. तो मैं आपको APPSC PGT के एग्जाम में मैथ्स पढ़ाने के लिए बात करने जा रहा हूँ, मैथ्स के सिलेबस में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। तो आई हैव completed my masters in mathematics. It means MSc in mathematics. I have cleared IIT JAM exams for the consecutive 3 years, 2014, 15, and 16. Right now, I'm selected in GIC lecturer exam of UPPSC. ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग पीजीटी एग्जाम्स के बारे में, क्या सिलेबस है पीजीटी मैथमेटिक्स का, एपीपीएससी का। तो सिलेबस आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आप सबको। तो सिलेबस में अगर बात करें तो ये पेपर 1 का सिलेबस है और आप सबको ने नोटिफिकेशन तो अभी तक देख ही लिया होगा। तो कंसर्न्ड सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड पेपर 1 इज टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर। दैट मीन्स देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स ऑफ टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, एंड दैट मीन्स पेपर 1। और आपको 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन जो है 2 आवर्स में करने होंगे, कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा इजी लगता है लोगों को। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है, जो भी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो पीजीटी मैथ्स की क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं इस एग्जाम की और फिलअप करेंगे इस एग्जाम का फॉर्म को, तो वहां पर प्रॉब्लम मेन मैं ये देख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो पेपर 2 में, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर है, और डिस्क्रिप्शन में हमें बहुत प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को कैसे देंगे। ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन होता है, आप टिक कर देंगे, है ना। सो ठीक बात है आपकी कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होता है। डिस्क्रिप्टिव तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव में जैसा है, तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि मेरे साथ आपको इस पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने में कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं आपको, आप मेरे साथ अगर पीजीटी मैथमेटिक्स एपीपीएससी का प्रिपेयर करते हो तो आप मैथ नहीं पढ़ रहे होगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, मैथ नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, आप मैथ नहीं पढ़ रहे होंगे बल्कि आप मैथ्स को एंजॉय करेंगे। if you want to enjoy mathematics with me, then you can join this course of PGT mathematics in the classes of GoPro Educare with me, that means with Sachin Mishra. ओके, सो आप इंजॉय करेंगे मैथ्स को, पहली बात तो ये, क्योंकि मैं बर्डन लेके ना खुद पढ़ाई करता हूँ मैथ्स की और ना मैं पढ़ाता हूँ। आप इंजॉय करेंगे मैथ को तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर है जो कि 50 क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके 40 प्लस करेक्ट हो जाएंगे, और 40 प्लस के ऊपर आप 45 भी जा सकते हैं। तो 40 से 45 तक आप आराम से इजीली कर लेंगे। अब बात करता हूँ वहां पर जो सबसे बड़ी टेंशन है, वो टेंशन हमारी है किसकी, डिस्क्रिप्टिव पेपर की। कि सर डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे क्या करना है वो बताइए। तो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस ही बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव का जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये टोटली 10+2 लेवल का ही है। थोड़ा सा इसमें ऊपर बैचलर्स यानी कि ग्रेजुएशन टाइप का थोड़ा सिलेबस है, बाकी 10+2 लेवल का है, जो कि इजी है, काफी इजी रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात होती है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को आप ट्रिक वाइज कैसे ऑब्जेक्टिव में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, अपने माइंड में ही सॉल्व करके आप ये टिक कर सकते हैं आंसर को। और सब्जेक्टिव में सेम क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये समझाऊंगा साथ ही साथ, किसी जब आप मेरे से क्लास में होंगे मेरे साथ, कि उसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में कैसे स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम है तो हमारा कंसर्न ये होता है कि कम समय में कैसे हम टाइम को बचाते हुए अपने क्वेश्चन को टिक करें, क्योंकि वहां हमारा कोई ये नहीं देखना हमने कैसे सॉल्व किया, हमारा आंसर सही आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ओके, बट जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की हम लोग बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्या है, वहां पर इंपॉर्टेंट ये कि आपके स्टेप्स कैसे जा रहे हैं और स्टेप्स करेक्टली आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप जरा एक बात ये सोचो कि एग्जामिनर या एपीपीएससी आपसे चाहती क्या है। एपीपीएससी आपसे ये चाहती है कि आप एक 10+2 यानी कि 12th की क्लास पढ़ा सको, यानी कि आप 12th की क्लास के टीचर हो गए, यानी कि आप 12th क्लास के जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको अच्छे से पढ़ा सको, रिप्रेजेंट कर सको। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इसीलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है एपीपीएससी कि आप डिस्क्रिप्टिव में वो आपकी नॉलेज देखना चाहती है कि आपको नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप उन 12th क्लास के बच्चों को, जिन्हें आप आगे फ्यूचर में पढ़ाएंगे, जाकर के टीचिंग देंगे अपनी,
तभी आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको एक एक स्टेप ही उन स्टूडेंट को समझानी होगी, तभी तो आप उनको अच्छे से आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। यही वहां पर आपका काम होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ऑल्सो कंडक्टेड बाय एपीपीएससी इन पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव हो गया, पेपर 2 सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो आपको जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, तो ये कोई माउंटेन जैसा नहीं है कि आपके लिए माउंटेन जैसा हो कि आप इसको आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली है। सिंपल सी बात मान लो, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कि ये जो मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, आपसे पूछा जाए ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर एक्स साइन एक्स की बात आए तो आप कह देना हाँ कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वहां पर मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो किसी भी इंटरवल में हो, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, और अदरवाइज यहाँ पर क्या है, एक जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि क्यों ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा क्या ये डिफरेंशिएबल है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, मैं आपसे कह दूंगा बिना सॉल्व किए कर नहीं है, नो इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब ये कैसे हो पाए ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसी प्रोसेस को शो करना होगा, जब कि कैसे शो होगा कि कॉन्टिन्यूअस, कह रहे शो करिए कि इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, और शो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो आप शो कैसे करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, फिर वहां पर प्रोसेस पूरा आएगा। जैसे कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस होता है कि आप आर एच एल निकालेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एल एच एल, इसके बाद आप उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसी पे, यानी कि आप आरएचएल निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, आप एलएचएल निकाल चुके हैं, यानी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर चुके हैं। फिर उसी पे आपको क्या करना होगा कि आपको उस पे ही उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इफ these all three aspects are equal to each other, यानी RHL is equal to LHL is equal to function value, then this function is continuous. Okay, ये एक एक स्टेप आपको करनी है, और अगर आपको ये आता है आप शो कर देंगे, हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम का यार। ऐसे ही आपको डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपको शो करना है, यही रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। तो इसको एज अ माउंटेन, एक पहाड़ की तरह मत सोचो, बहुत आराम से करेंगे, हंसते खेलते हुए करेंगे, एंजॉय करते हुए करेंगे, मौज मौज में कब आपका मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, और आप पूरी तरीके से आप ये फील करेंगे कि कुछ भी रटा नहीं है आपने। मैं कहूंगी इतने क्वेश्चन रट लो, आपको इसमें से आ जाएगा ना। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जो भी क्वेश्चन आपको एज एन एग्जाम्पल लेकर के और जो भी बीच में उसके क्वेश्चन करा दूंगा, आप उसको लगाते रहिएगा। ये नहीं कहूंगा उनको रट लीजिएगा, लगाते रहिएगा, उसमें से आपको 70-80% क्वेश्चन वैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप, मैं रटने के लिए कहूंगा नहीं, आपको रटना है नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से ये चीजें चलेंगी। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव वाला सिलेबस जो है आपका, वहां पर आते हैं, पेपर 2 के सिलेबस में आते हैं, जो कि सब्जेक्टिव नेचर का होने वाला है ना। तो ये है हमारा पेपर 2 का सिलेबस। जैसे यहाँ पर एलजेब्रा लिखा हुआ है ना, so polynomials and polynomials equation, complex roots, symmetric roots, relation between and coefficient, Carbon's method, Cardan's method of solving the cubic equation, set theory, sets and functions, relation, equivalence relation, partial order relation। तो ये सब चीजें, जैसे मान लो आपका यहाँ सेट्स एंड फंक्शन है या रिलेशन ही दिया हुआ है, या इसके बाद अगर हम देख लें यहाँ पर कंपेरिजन, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, यहाँ पर सिर्फ सबका क्या करना है, आपको प्रोसेस शो करना है। जैसे अब आपको कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपसे कहता है एग्जाम में कि शो दैट बाय कंपैरिजन टेस्ट वेदर द गिवन सीरीज इज कंटीन्यूअस, सॉरी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। सिंपल सी बात है, कंपैरिजन टेस्ट का मतलब होता है आप किसी भी सीरीज या सीक्वेंस का nth टर्म, जिसको हम un बोल देते हैं या an बोल देते हैं, आपकी मर्जी, आप an बोल दो, un बोल दो, आप वो आपको गिवन होगा, आप an+1 या un+1 फाइंड कर लेंगे, an/n+1 हम फाइंड करेंगे, इसका लिमिट एक्सटेंड टू 0 पे या n टेंड्स टू 0 पे हम an/n+1, सॉरी an लिमिट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर an/n+1 निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है तो यार ये कन्वर्जेंट है, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो हमें लिख देना है डाइवर्जेंट है।
अगर इक्वल टू 1 है तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। ऐसे ही फाइंड करना है, an निकाला हमने, फाइंड किया an+1, नेक्स्ट स्टेप में an+1 निकाल के दिखा दिया। an+1 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको un या an दिया हुआ है, n के प्लेस पे n+1 लिख दीजिए, बस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यही है, रिप्लेसिंग n बाई n+1 वी गेट un+1, इतना लिख के आप नीचे un+1 लिख दीजिए। देन अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट वी नो दैट वी फाइंड un/un+1 या an/an+1, आप इसको फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या रह गया, अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अब अगर मान लो ग्रेटर देन 1 आती है तो हम बोल देंगे द गिवन सीरीज बिकॉज ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट वी नो दैट un/un+1 इज un/un+1 is greater than 1 so that the given series is a convergence. The given sequence is convergence या given series is convergence. Okay, convergence. अगर लेस देन 1 आ रहा है तो कह दो डाइवर्जेंस, इक्वल टू 1 आ रहा है तो टेस्ट फेल। ऐसे करना होता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करता हूँ, यहाँ पे जो पेपर 2 है, अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ अबेलियन ग्रुप है या साइक्लिक ग्रुप की सीधे बात करता हूँ, क्योंकि साइक्लिक के अंदर अबेलियन आ जाता है। तो साइक्लिक ग्रुप में एक थ्योरम होती है, मैं उस पर बात करता हूँ। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ इससे ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन बनाता हूँ इससे सब्जेक्टिव, कि आप कैसे करोगे। तो होता क्या है, मान लो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक ग्रुप है, ऑर्डर उसका 7 है, तो आपसे ये पूछो मैं, ये साइक्लिक ग्रुप होगा या ये अबेलियन ग्रुप होगा या ये दोनों होगा या ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो अगर इससे साइक्लिक ग्रुप से मैं बनाना चाहूँ तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब आप ये कहोगे सर एक ग्रुप का ऑर्डर पता है और आप कह रहे हो कि ये बता दो कि अबेलियन है या साइक्लिक है, ना आपने इसके एलिमेंट्स दिए हैं कैसे हैं क्या है, कुछ भी नहीं बताया आपने, और आप कह रहे हैं कि ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर 7 है। अब आप ये बता दीजिए कि ये अबेलियन है कि साइक्लिक है या कैसा है। ठीक, तो जब मेरी बारी आ जाएगी तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में, वैसे आपका ऑब्जेक्टिव में ये सिलेबस नहीं है, बस आपको डिफरेंस करके बता रहा हूँ कि कैसे चीजें होती हैं। अब अगर आपको ये बताना है कि ये क्या है, अबेलियन है, साइक्लिक है, दोनों है या दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज है, तो मैं ये कहूंगा कि ये ग्रुप जिसका ऑर्डर 7 है ये अबेलियन भी होगा और ये साइक्लिक ग्रुप भी होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो यहाँ पर एक थ्योरम काम करती है अब यहाँ पर कुछ देखो थ्योरम्स होगी, जिनमें एक आधी थ्योरम ऐसी हो जिसका आपको प्रूफ भी मैं कराऊंगा, और 90% थ्योरम्स का आपको सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करना है, उस स्टेटमेंट को अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा, उसका एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। यहाँ पर आपसे थ्योरम्स के प्रूफ बहुत रेयर पूछते हैं, एक दो मुश्किल से आ जाता है, अदरवाइज थ्योरम्स के एप्लीकेशन पे कंसंट्रेशन होता है एग्जामिनर का, कि बंदा जो भी स्टूडेंट सामने, वो बंदा किसी भी थ्योरम का एप्लीकेशन अच्छे से कर पाता है कि नहीं कर पाता। वो आपसे ये चेक करने के लिए आपकी नॉलेज को चेक करने आएंगे, ठीक है, चेक करना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, थ्योरम क्या है मैं वो बताता हूँ। थ्योरम ये होती है कि कोई भी ग्रुप, ऐसा थ्योरम है कि जिसका अगर प्राइम ऑर्डर है उसका, ठीक है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है और ये पी एक प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम ऑर्डर का, प्राइम नंबर का ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा वो अबेलियन भी होता है, वो साइक्लिक भी होता है। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन में जो एग्जांपल बताया, मैंने कहा एक ग्रुप है ऑर्डर 7 का, तो बताइए 7 उसका ऑर्डर है और 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी कि अगर एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर जो दिया है वो एक प्राइम नंबर होगा, ये थ्योरम कहती है, तो फिर वो साइक्लिक भी होगा और वो अबेलियन ग्रुप भी होगा। अब बात करते हैं कि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये आएगा तो आप कैसे प्रूव करोगे। ये तो सर आपने बता दिया ट्रिक वाइज कि सर ऐसे थ्योरम का एप्लीकेशन है, इससे कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यही बताता हूँ कि इसको आप डिस्क्रिप्टिव में कैसे करोगे। डिस्क्रिप्टिव में ये करोगे कि आप एक ग्रुप लोगे, ठीक, इस ग्रुप का एक सब ग्रुप ले लोगे आप, ठीक है, और उस सब ग्रुप को आप ये देख दोगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ग्रुप ले लिया मान लो, ठीक है। अब उस ग्रुप में हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, एबीसी कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पर फिर एक थ्योरम आती है, मैं वहां पर वो भी आपको बताऊंगा। उस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 7 है, तो अब ये बताना है कि ये साइक्लिक ग्रुप होगा या अबेलियन होगा। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 7 है तो उसका कोई भी सब ग्रुप जो लेंगे, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट और होता है थ्योरम का कि ईच एंड एवरी द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप
ऑफ ए ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम एक साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 7 है और एक हमने सब ग्रुप ले लिया, मान लो ग्रुप हमारा जी है और सब ग्रुप ले लिया हमने एच, तो आप जी और एच के बीच में रिलेशन देखिए। तो अब अगर एच जो है वो इसका सब ग्रुप है तो एच का ऑर्डर क्या हो सकता है? एच का ऑर्डर डेफिनेटली या तो 1 हो सकता है या फिर ऑर्डर 7 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है, उसको डिवाइड करने के लिए हमें 1 चाहिए या 7 चाहिए। 7 एक प्राइम नंबर है ग्रुप, उसको डिवाइड करना तो क्या होगा, या तो वो भी 7 1 हो या फिर 7 हो। 1 को हम कट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं, तो उसको कर देते हैं, इट मींस उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 7। और 7 है तो साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो प्राइम है, तो देखो आ गया, यानी कि उसका सब ग्रुप क्या होगा, वही एक सब ग्रुप होगा जो वो खुद होगा वो ग्रुप, क्योंकि उसका भी ऑर्डर क्या होगा 7 हो गया। अगर किसी ग्रुप का केवल वो खुद ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करे तो भी वो साइक्लिक हो जाएगा। ऐसे करके एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी जब कराऊंगा तो इसको और अच्छे से आपको बताऊंगा। ये एक तरीके का ट्रेलर है कि मैं किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस करते हुए चीजों को लेकर के चलूंगा। और मेरा भी ज्यादातर फोकस क्या है, लोगों को इसमें यही करना है, मैं क्या, मेरा नहीं, छोड़िए आप अपने हिसाब से सोचिए कि यहाँ पर वो स्टूडेंट ही इस लड़ाई को, इस फाइट को जीतेगा पीजीटी की, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर अच्छे से प्रिपेयर करे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में क्या ना, आप कुछ क्वेश्चन रट लोगे, मान लो आपने 200 300 200 250 क्वेश्चन लगा लिया, 200 क्वेश्चन तक आपने प्रैक्टिस कर ली, उसमें से आपको कुछ मिल जाएंगे, रिपीट कर जाएंगे, मान ली 25 रिपीट भी कर गए, 20 रिपीट भी कर गए, तो वहां तो हर एक किसी के नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। बट जब पेपर 2 की बारी आएगी तो वहां जो लोग रट करके ही मैथ को सॉल्व करने वाले लोग हैं उनका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, तभी उस कॉन्सेप्ट को आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे और तभी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सब्जेक्टिव एग्जाम हम और आप मिलकर तैयार करेंगे इसको। ठीक है, जैसे देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बहुत मजा आने वाला है, आप पढ़िएगा। एक क्लास में आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, ठीक है, मेरे लिए इतना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा किसी भी टीचर के लिए, बट मैं आपको कुछ फर्क समझाना चाह रहा था तो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, जैसा कि आपके यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। ये आपका पेपर 1 है 2018 का। अब जैसे देखो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है द लिमिट x टेंड टू 2 10 माइनस x टू द पावर 1/3 एंड -2 अपॉन x -2। अब हम लोगों ने लिमिट में देखो सीखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर लिमिट रख देते हैं x इज इक्वल टू 2, तो हमारा ये जो है नीचे हो जाएगा 0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे इसमें, यानी कि हम ऊपर वाले पोर्शन को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे और नीचे वाले पोर्शन को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हमको साफ साफ मेरे को नजर आ रहा है, आप जब ऊपर वाले को छोड़ दो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 का 0 हो गया और x का 1 हो गया, यानी नीचे से x का फंक्शन खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, फिर सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाएगा, और ऊपर में भी ये भी 2 ओवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, सिर्फ ये 1/3 10 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 -1, और x माइनस एक्स करोगे तो आएगा -1, और फिर यहाँ पे इजिली आप रख देंगे, लिमिट निकल आएगा। जरा ये 5th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट z satisfying the condition argument z minus 1 upon z plus 1 is equals to 5/3। तो ये आर्ग्यूमेंट है z minus 1 upon z plus 1 का। ठीक है, तो पूछ रही है क्या होगा, एलिप्स होगा या पैराबोला होगा या सर्किल होगा। तो क्या करना है, सबसे पहली बात तो अगर हम z को लें तो z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं x प्लस आई वाई टाइप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आप जानते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर द रियल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, z की जगह आप रख दीजिए x प्लस आई वाई, ऊपर भी और नीचे भी, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे आप, इसको रियल पार्ट एक तरफ कर लेंगे, साथ एक ब्रैकेट में कर लें, और नीचे भी यही काम करना, न्यूमरेटर में भी यही बात करनी है, रियल पार्ट एक साथ इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट एक साथ इमेजिनरी पार्ट अलग। अब हमें कंडीशन ये दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट इसका जो है वो 5/3 है, तो आर्ग्यूमेंट इसका कैसे निकलता है, y अपॉन x, यानी कि x प्लस आई वाई में से इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। यही काम आप दोनों ऊपर वाले पोर्शन न्यूमरेटर में भी कर दीजिए, यही चीज आप डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए, उसके इक्वल टू में 5/3 सॉल्व कर लीजिए,
जैसा आपके पास सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई में कंडीशन बनती है उसके हिसाब से देख लीजिए क्या ये एलिप्स है, क्या ये सर्किल है, या पैराबोला है। एलिप्स की इक्वेशन आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन टाइप की होती है। सर्किल अगर बन रहा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन टाइप बन रहा होगा, या एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इस टाइप से बन रहा होगा। पैराबोला बन रहा होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन चीजों को सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजीली हो गया आपका। मैंने एक दो क्वेश्चन आपको बताया कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जाम को करेंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के, एक आध क्वेश्चन वहां से भी ले लेते हैं, इसको किस तरीके से कैसा क्या आता है और क्या हमें करना होता है। अब जब सब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, एक मिनट वेट करिए, स्टार्ट करते हैं 2। यस, ये आ गया आपका पेपर 2। अब चलिए यहाँ पर जो ये इक्वेशन खुल गई है, जैसे मान लो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस i√3/2। बहुत इजी होता है, जब आपको समझाऊंगा आप एकदम चुटकियों में निकालने लग जाएंगे, मिनटों में आपका निकल आएगा। और बस वो प्रोसेस शो करना, इसमें भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं हम लोग, जेड की निकाल लेते हैं, और एक्स स्क्वायर बहुत पूरा एक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है। और 6 मार्क का इक्वेशन है, जब आप करेंगे इस कॉपी में मैं करवाऊंगा तो आपको लगेगा कितना इजी इक्वेशन हो रहा है। और अदरवाइज भी 6 मार्क, ये मेरे को देख के लग रहा है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन रखा हुआ इतना इजी। अब ऊपर जैसे चलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन भी इसको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से, तो क्रैमर्स रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। अदरवाइज मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं भाई, उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड को एज एन वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, 2 1 -1 -2 4 3, इस तरीके से मैट्रिसेस में इसके कोएफिशिएंट को एडजस्ट करके इक्वल टू में 4 9 2 रख दीजिए। बहुत इजीली इसका, जैसे हम लोग एक्लॉन फॉर्म में सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस को, वैसे एक्लॉन फॉर्म बना लीजिए मैट्रिसेस का, इजीली आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, जो सी नंबर क्वेश्चन दिया ये भी 6 मार्क का है। फाइंड द डाइवर्जेंस एंड द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन डिफाइंड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर दिया है एक्स जेड क्यू वाई कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप प्लस 2y z पावर 4 k कैप, इवेल्यूट एट द पॉइंट 1 -1 1। हमें डाइवर्जेंस कर्ल ये फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस आप जानते हैं, एक डाइवर्जेंस हम किसी का कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आई डेबर ओवर डेबर एक्स प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड का हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं किसी वेक्टर से। और यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर दिया है, इसका हम वेक्टर निकाल लेंगे, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो डेबर ओवर डेबर एक्स एक्स जेड क्यूब को डिफरेंशिएट कर देगा, डेबर ओवर डेबर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड को डिफरेंशिएट कर देगा। और डेबर का मतलब आप समझते होंगे, अगर आप क्योंकि पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेबर का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से होता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सब चीजों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी कि अगर हम डेबर ओवर डेबर एक्स ऑफ एक्स जेड क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स को तो हम वेरिएबल लेंगे और जेड क्यूब को हम एज कांस्टेंट लेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली जो 1 हो जाएगा, तो टोटल एक्स जेड क्यूब का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जेड क्यूब बचेगा। इस तरीके से हमें इसका डाइवर्जेंस निकाल लेना होता है, और इसके बाद 1 -1 के वैल्यू रख देंगे और उसका आंसर निकल आएगा। जब हमें कर्ल निकालना है तो कर्ल जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी हम मैट्रिसेस बनाएंगे, वहां पर आई जे के लिख देंगे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में डेबर ओवर डेबर एक्स डेबर ओवर डेबर वाई डेबर ओवर डेबर जेड, और उसके बाद आई जे के जो भी टर्म्स यहाँ पर इस वेक्टर में आपको गिवन है इनको लिख लेंगे। उस मैट्रिसेस को हमें सॉल्व करना है, जैसे हम लोग आई जे के वो मैं करके आपको जब क्लास होगी तब बताऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे ये 3 क्वेश्चन जो 18 मार्क्स के हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि बिल्कुल आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं, फ्री के मार्क्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, 7th क्वेश्चन लेते हैं, वो देख लेते हैं, व्हाट आर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, डिटरमाइन ऑल द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिसेस। अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं किसी मैट्रिसेस के, इस पे बात आ जाती है। तो आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर निकालने के लिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस के हमें क्या करना होता है, हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने होते हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज का काम करते हैं, और उन
पर्टिकुलर एक एक आइगन वैल्यूज के साथ, पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के साथ एक पर्टिकुलर आइगन वेक्टर होता है, तो वो हम ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स के फॉर्म से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसका आइगन वैल्यूज का। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिसेस का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके की आपकी पूरी एक क्लास रहेगी। ठीक है, आई होप आप सब सेटिस्फाई होंगे कि किस तरीके से सबके साथ क्लास होने वाली है, और इस क्लास से आप समझिए, और कोई डाउट हो तो आप आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा क्लास इस तरीके से चलेगा और बिल्कुल मजे से हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और फिर से कह रहा हूँ, मेरे साथ मैथ आप लोग पढ़ेंगे नहीं, मैथ एंजॉय करेंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।